अर्जुन का लंदन का काम एक हफ्ते में खत्म हो गया था, लेकिन 2-4 दिन बाद बिजनेस संगठन की एक जरूरी मीटिंग के चलते अर्जुन को लंदन में ही रुकना पड़ा। आनंदी जी ने उसे फ़ोन करके बताया था कि वो लोग अग्रिमा की मांग भराई करना चाहते हैं। मांग भराई एक रस्म है जिसमें लड़के के घर वाले आकर लड़के की मांग भर कर जाते हैं। इस रस्म में लड़के का आना जरूरी नहीं होता, इसलिए आनंदी जी ने अर्जुन को मना लिया था कि वो अर्जुन का इंतजार नहीं कर सकते और वो अपने हिसाब से दिन देखकर ये रस्म कर आएंगे। अर्जुन खुद भी अपनी सनशाइन की हर रस्म में जाना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे अपनी मॉम की बात माननी पड़ी और उसने हामी भर दी। आनंदी जी का फ़ोन करते ही अर्जुन ने सीधा सनशाइन को कॉल लगा दिया और अर्जुन के फ़ोन उठाते ही बेसब्र सी आवाज़ में बोला, जान। अग्रिमा ने उसकी आवाज़ में उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए बेख्याली में ही जवाब दिया, जी जान, कहिए। अग्रिमा के मुंह से खुद के लिए जान सुनकर अर्जुन को पहली बार अपनी बोलती बंद होती महसूस हुई। उसके पास ना कोई रिएक्शन था और ना कोई जवाब। वो जैसे स्टैचू बन गया था। उसने बस खुद को कन्फर्म करने के लिए इतना ही पूछा, क्या क्या कहा तुमने अभी? अर्जुन के ये पूछते ही अग्रिमा की हालत खराब होने लगी। उसे याद आया कि उसने कुछ देर पहले क्या कहा था। वो झेप कर चुप हो गई और उसने अपने माथे पर हाथ मारा कि बेध्यानी में उसने ये क्या कह दिया। अर्जुन अग्रिमा के मुंह से अपना नाम सुनना चाहता था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अग्रिमा उसे जान कह कर बुलाएगी। अग्रिमा की तो हालत खराब होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अर्जुन से बात कैसे करे, इसलिए उसने हड़बड़ाहट में कहा, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ये बोलकर अग्रिमा ने फ़ोन काट दिया तो अर्जुन ने अपने फ़ोन को सीने से लगा लिया। वो अपनी मुस्कान को काबू करने लगा और अपनी बेतहाशा बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने लगा। एक लंबी सांस लेते हुए खुद को संयत करने के बाद उसने फिर से अग्रिमा को फ़ोन लगा दिया और उसके फ़ोन उठाते ही फिर से कहा, जान। तो इस बार अग्रिमा का दिल धड़क उठा। धड़कनों की आवाज़ किसी जनरेटर से भी तेज थी। अग्रिमा को लगा था कि अर्जुन उसकी हालत को समझते हुए शायद इस बार सामान्य लहजे में बात करेगा, लेकिन अर्जुन ने तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब कर दी। एक बार फ़ोन काटने की गुस्ताखी वो कर चुकी थी तो दोबारा तो फ़ोन काटने की हिम्मत भी नहीं थी। अर्जुन के चेहरे पर खिली हुई शैतानी मुस्कान उसकी शरारतों का पैमाना बता रही थी। उसने शरारत से ही अग्रिमा से कहा, तुम चाहो तो दोबारा फ़ोन काट सकती हो, पर इस बार भी मुझे जान कहकर बुलाना होगा। अग्रिमा बिल्कुल चुप थी, बस शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी या मुस्कुराते हुए शर्मा रही थी वही जानती थी। अर्जुन तो अब उसकी खामोशी पर भी फिदा होने लगा था। ये लड़की उसे हर तरह से दीवाना बनाती जा रही थी, लेकिन उसने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, वैसे तो मैंने तुमसे कुछ बात करने के लिए फ़ोन किया था, पर तुम ऐसे शर्माते हुए चुप रहोगी तो मैं कुछ और बातें करने लग जाऊंगा और फिर तुम बिल्कुल नहीं बोल पाओगी। अग्रिमा ने अब थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, क्या बात करनी थी आपको? अर्जुन ने भी अब उसे और ज़्यादा न सताते हुए कहा, मॉम ने बताया तुम्हारी मांग भराई की रस्म के बारे में। तुम जानती हो न कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अग्रिमा को भी ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन वो इस बात के लिए कोई जिद नहीं कर सकती थी कि उसे इस रस्म में अर्जुन की मौजूदगी चाहिए। इसलिए अर्जुन से कहा, आप जल्दी अपना काम खत्म करके आ जाइए ना। अर्जुन ने अपना सिर सोफे से टिकाते हुए कहा, मैं तो खुद अभी आना चाहता हूँ सनशाइन, पर इस मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे खास तौर पर बुलाया है। तो अग्रिमा ने अर्जुन की बात समझते हुए उससे कहा, आई अंडरस्टैंड। जो लोग आपकी रिक्वेस्ट करते हैं उनका मान रखना भी आपका और मेरा फ़र्ज है। अर्जुन ने अग्रिमा से कहा, आई नो स्वीट हार्ट, बट आई वांट टू बी विथ यू, वाना हग यू, वाना लव यू। अग्रिमा को अर्जुन की बेचैनी का अंदाज़ा अच्छे से था, तो उसने बात बदलकर अब शादी की तैयारियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिससे अर्जुन का ध्यान कुछ देर के लिए भटक गया और फिर दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अब तक अर्जुन ने समझ गया था कि अग्रिमा की सौतेली माँ राखी जी का व्यवहार उससे ठीक नहीं है।
लेकिन अग्रिमा की आदत नहीं थी कि वो हर छोटी बात अर्जुन को या किसी और को बताए। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन राखी जी को लेकर कोई गलत राय बना ले। शायद उसे अब भी उम्मीद थी कि एक दिन तो राखी जी सुधर ही जाएगी। अर्जुन का मन तो और भी ढेर सारी बातें करने का था, पर अग्रिमा को कुछ काम था तो मजबूरन उन्हें अपनी बातों की सिलसिला खत्म करना पड़ा। अर्जुन ने फ़ोन काटने से पहले अपनी प्यार भरी बातों से एक बार अग्रिमा के गालों को शर्म से लाल कर दिया था। फिर वो कुछ सोचकर लंदन के एक बड़े से मॉल में चला गया और अग्रिमा के लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस की शॉपिंग करने लगा। उसे पता था हर रोज़ 2 वक्त पूजा करने वाली उसकी सीधी सी बीवी अपने लिए सारे इंडियन वेयर ही लेगी। इसलिए अर्जुन ने अपनी पसंद के कुछ ड्रेसेस और उसके साथ की एक्सेसरीज वहाँ के सेल स्टाफ की मदद ले ली थी। इधर अथर्व ने भी इस हफ्ते में अदिति को अपनी बातों से और अग्रिमा से झुकाए तरीके से यह एहसास करवा दिया था वो अथर्व से प्यार करती है। अथर्व उससे हर रोज़ अस्पताल में मिलता था और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। अदिति जब भी अपना पेशेंस खो देती थी तो अथर्व उसे प्यार से देता था। अथर्व ने सोच लिया था कि वो उसे किसी खास मौके पर अपने प्यार का इकरार करेगा और ये खास मौका था अदिति का जन्मदिन जो 2 दिन बाद था। अथर्व ने अदिति के जन्मदिन को हर तरीके से स्पेशल बनाया। रात के 12 बजे से लेकर पूरे दिन तक वो अदिति के साथ था। अदिति से उसने अदिति की सारी पसंद नापसंद जान ली थी और उसी के हिसाब से सारे अरेंजमेंट किए थे। पेंट हाउस में बने स्विमिंग पूल पर उसने एक रोमांटिक सी डेट अरेंज की और अदिति को पूरे फैमिली स्टाइल में प्रपोज करते हुए अथर्व ने कहा, चेरी, कुछ दिन पहले तक शायद हम दोनों कंफ्यूज थे कि हम एक दूसरे को पसंद करते या उससे ज़्यादा कोई फीलिंग्स भी है, लेकिन अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरी फीलिंग पसंदगी से बहुत ज़्यादा है। किसी लड़की को देखकर आज तक ऐसी फीलिंग नहीं आई जो तुम्हें देखकर आती है। तुम्हारे साथ कितना भी वक्त बिता लूँ कम ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे आई कांट लिव विदाउट यू। अदिति अथर्व को आगे कुछ न कहने का मौका देते हुए झटके से उसके सीने से जा लगी और बोली, ये सब मुझे पता है, जस्ट से आई लव यू। अथर्व ने अपनी बेसब्री सी मोहब्बत उस अल्हड़ सी लड़की को अपनी बाहों में भरते हुए हंसकर कहा, आई लव यू टू माई चेरी माई लव। 2 प्यार के पंछी अपने प्यार के इजहार इकरार को खुमारी में खोए हुए थे। अथर्व ने उसे कमर से पकड़कर धीरे से ऊपर उठा लिया तो दोनों के चेहरे अब बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे। बाहों में खूबसूरत और कम सीन महबूबा और ऊपर से नई नवेली मोहब्बत का असर। अथर्व अपने होश खोने लगा था और अपनी चेरी को खूब प्यार करना चाहता था और अपनी चेरी की आंखों में रजामंदी ढूंढ रहा था। अदिति भी अथर्व की बॉडी से आ रही मर्दाना परफ्यूम की महक में खोती जा रही थी और उसने अब अपने पैर अथर्व की कमर पर लपेट दिए तो अथर्व का सर टूट गया और उसने चेरी को उसी तरह दीवार से सटाया। एक हाथ से उसकी कमर को थामकर दूसरा हाथ उसके बालों में फंसाकर उसके चेहरे को अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों दुनिया की परवाह से दूर एक दूसरे पर अपना प्यार लुटा रहे थे। इन दिनों नक्ष और अदिति भी थोड़ा करीब आ गए थे, लेकिन अर्जुन के कहने पर नक्ष धीरे धीरे अदिति को उसके खुद के लिए खास होने का एहसास करवा रहा था। अदिति हर बार समझकर भी ना समझ बनी हुई थी, लेकिन अब नक्ष ने भी ठान लिया था कि अर्जुन और अथर्व की शादी को वो एक अच्छे मौके की तरह इस्तेमाल करेगा। आखिर भाई की साली के साथ मजाक और मस्ती का हक तो उसका बनता ही है और इसी का हक का इस्तेमाल वो अदिति को अपने प्यार का एहसास करने वाला था। आज अग्रिमा की मांग भराई थी और मलिकपुर में सब प्रताप परिवार के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे। बस हमेशा की तरह राखी जी ही सबसे अलग थलग थी।
अब जब संचिता जी भी ठीक होकर घर वापस आ गई थी तो अग्रिमा बहुत खुश थी। उसने आपकी सारी प्रार्थनाओं से अर्जुन और संचिता जी की सलामती की ही मांगी थी। हालांकि संचिता जी को कुछ भाग दौड़ वाला काम तो नहीं करना था, लेकिन अग्रिमा उन्हें सारा सामान दिखाकर उनसे बातें करके ही खुश हो जाती थी। संचिता जी भी अपनी बेटी को खुश देखकर ही खुश थी। शारदा जी भी अपनी बहू के वापस आने से खुश थी। पहले तेजवीर जी और फिर संचिता जी के आने से शारदा जी को अपना घर अब मकान की बजाय घर लगने लगा था। अर्जुन की फैमिली को के आने का वक्त हो गया तो शारदा जी ने अग्रिमा को बाकी काम छोड़कर ऊपर जाकर तैयार होने को बोल दिया था। जगत राज जी के साथ साथ राजवीर जी और तेजवीर जी तीनों ही शारदा जी के अग्रिमा के प्रति बदले व्यवहार को लेकर बहुत खुश थे। अग्रिमा अपनी दादी की बात मानकर अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही थी। हालांकि उसके तैयार होने में इतना उत्साह नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि अर्जुन उस रस्म का हिस्सा नहीं होने वाला है, लेकिन तैयार तो फिर भी होना ही था। तो उसने एक प्यारा सा लेवेंडर कलर का सूट पहन लिया और रहने के सामने बैठकर तैयार होने लगी। उसे बार बार अर्जुन की याद सता रही थी, लेकिन अर्जुन ने उससे कहा था कि उसकी मीटिंग है, इसलिए वो शायद अपना फ़ोन अपना यूज ना करे। तो अग्रिमा उस फ़ोन को भी नहीं कर सकती थी। अपने दिल को किसी तरह समझाकर उसने तैयार होने पर ध्यान दिया तो उसे एकदम से पेट्रोल या डीजल की तेज सी स्मेल आई और वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। दरअसल राखी जी से अग्रिमा और संचिता जी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऊपर से उनका पति और बेटा भी उन दोनों के ही साथ थे। शारदा जी भी अब अग्रिमा के साथ ही ज़्यादा वक्त बिताती थी और ये सब काफ़ी था राखी जी का गुस्सा भड़काने को, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी तरफ से कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर वक्त वो अग्रिमा और संचिता जी को कुछ न कुछ उल-जलूल बातें सुनाती रहती थी। अग्रिमा के समझाने पर हर कोई शांत था और उनकी हर गलत बात को अनसुना कर रहा था, लेकिन राखी जी को यह शांति गवारा नहीं थी और उन्होंने एक बहुत ही जहरीली प्लान बनाया था पूरे परिवार की खुशियों को आग में मिलाने का। अग्रिमा का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और दिन में वहां पर कोई नहीं होता था, सिर्फ अग्रिमा ही ऊपर अपने कमरे में काम के वक्त जाती थी और आज वो वहीं तैयार हो रही थी। शांति जी की बहू सुमन उसे तैयार करने में उसकी मदद करने आई थी, लेकिन राखी जी ने उसे किसी काम के बहाने से नीचे ही भेज दिया था। 2-3 दिन से राखी जी का भाई आया हुआ था और वो भी राखी जी के प्लान में उनके साथ था। उनसे सबकी नज़रों से बचकर एक ट्रैक्टर से डीजल निकाल कर ऊपर एक तरफ एक डिब्बों में रख दिया था और आज मौका पाकर राखी जी ने वो डीजल अग्रिमा के कमरे के बाहर छिड़क दिया था, जिसकी स्मेल अग्रिमा तक पहुंच गई थी और वो अपने कमरे से बाहर निकलकर आसपास का जायजा लेने लगी थी। राखी जी और उनका भाई वहीं एक तरफ छुपे हुए थे और अग्रिमा के अंदर जाने का इंतजार करने लगे। तभी उन्हें किसी के अंदर जाने की पदचाप सुनाई दी और दरवाजे की आवाज़ से वो समझ गए कि अग्रिमा अंदर जा चुकी है और अगले ही पल एक कातिल मुस्कान के साथ राखी जी के भाई ने माचिस की एक तीली जलाकर दीवार पर छिड़के डीजल पर फेंक दी। आग और डीजल ने अपना काम शुरू कर दिया। दोनों किन्हीं बरसों बाद मिले प्रेमी युगल की भांति एक दूसरे में घुलने लगे थे। राखी जी और उनका भाई अपनी उस छुपी हुई जगह से बाहर निकले। दोनों ही किसी नज़र में आने से बचने के लिए जल्दी नीचे जाने लगे ताकि कोई उन्हें दोनों को देख न ले। टेंशन में होने के कारण वो तेजी से चल रहे थे। कमरे की तरफ आते ही वो दोनों किसी से टकरा गए। दोनों में हड़बड़ाहट में सामने देखा तो दोनों की ही आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। हैरानी जायज भी थी क्योंकि उसके सामने अग्रिमा खड़ी थी। उन दोनों के हिसाब से तो अग्रिमा को उस जलते कमरे में होना चाहिए था। अग्रिमा भी एक पल को उन दोनों को वहां देखकर हैरान रह गई थी। वो अपने दिमाग में कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे कमरे के अंदर से अनुराग की चीख सुनाई दी, जो शायद कमरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धू धू कर जल रहे दरवाजे ने
उसका रास्ता रोक रखा था। आग हर तरफ फैल चुकी थी। अग्रिमा जब बाहर आकर यह देखने की कोशिश कर रही थी कि डीजल की स्मेल कहाँ से आ रही है, उसी वक्त अनुराग ये देखने के लिए कमरे में चला गया था कि अग्रिमा अब तक तैयार हुई या नहीं, क्योंकि प्रताप परिवार पहुंच चुका था। और अग्रिमा के अंदर जाते ही राखी जी और उनके भाई को लगा कि अग्रिमा कमरे के अंदर गई और उन्होंने आग लगा दी। अनुराग को अंदर देखकर तीनों की ही हालत खराब हो गई थी, लेकिन राखी जी और उनका भाई जब तक कुछ सोच पाते तब तक का अग्रिमा ने एक तरफ रखे उसके ससुराल के लोगों को गिफ्ट करने वाले कंबल से एक कंबल खोला और उसे ओढ़ कर तेजी से सीधा कमरे के अंदर चली गई। तब तक राखी जी ने भी हो हल्ला मचाकर सबको बुला लिया था और प्रताप परिवार भी बस उसी वक्त पहुंचा ही था, तो सब लोग जल्दबाजी में ऊपर पहुंचे। ये जानकर कि अग्रिमा और अनुराग दोनों अंदर है, सबकी सांस अटक गई थी। तेजवीर जी अंदर जाने लगे, लेकिन दरवाजे पर बहुत ज़्यादा आग होने के कारण अजय जी ने उन्हें पकड़कर समझाते हुए कहा, पानी का अरेंजमेंट करवाओ। तेज सब इधर उधर भागते हुए आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अथर्व ने कमरे के चारों तरफ घूमकर देखा तो उसे एक तरफ की खिड़की में कम आग दिखाई दी और उसने और उसके गार्ड्स ने किसी तरह उस खिड़की को तोड़ दिया। अग्रिमा और अनुराग ने अंदर कंबल को अपने चारों तरफ लपेट लिया था। वो आग से तो बचे हुए थे, पर धुएं ने उनका सांस लेना मुश्किल कर रखा था और अथर्व को देखकर उन दोनों की जान में जान आ गई। अथर्व ने हाथ बढ़ाकर उन दोनों को किसी तरह बाहर निकाला। दोनों अब सुरक्षित बाहर थे, लेकिन अंदर कमरे में फैले धुओं की वजह से दोनों को बाहर आने के बाद भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अथर्व ने तुरंत अपने गार्ड्स को बोलकर गाड़ी से अपना डॉक्टर किट मंगवाया। तब तक बाकी सब के कहने पर उन दोनों को नीचे लाया गया। अथर्व ने दोनों को बाहर खुले में लेटाने को कहा और फिर दोनों को चेक करने लगा। अनुराग थोड़ी बेहतर हालत में था, लेकिन अग्रिमा उसे रह रह कर याद आ रहा था कि ये सब राखी जी और उनके भाई का किया धरा है। तो क्या राखी जी उसे मारना चाहती थी? पर क्यों? वो तो कुछ दिन बाद इस घर से वैसे ही चली जाएगी। ये सब सोचने की वजह से और सांसों में धुआं चले जाने की वजह से अग्रिमा की हालत थोड़ी खराब थी। अथर्व के डॉक्टरी तजुर्बे ने उसे एहसास दिलाया कि अग्रिमा को सीपीआर की ज़रूरत है, लेकिन वो एक डॉक्टर होते हुए भी हिचकिचा रहा था। आखिर उसकी भाभी थी अग्रिमा, वो कुछ कहता या करता उससे पहले ही एक दमदार और चिंतित आवाज़ वहाँ गूंज उठी, ये सब क्या हो रहा है? सब ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन अपने पैंट में दोनों हाथ डाले खड़ा था। उसकी मीटिंग बीते कल को थी और बाकी सारे काम उससे पहले ही निपटा लिए थे, लेकिन अग्रिमा को सरप्राइज देने के चक्कर में उसने किसी को नहीं बताया था कि वो आज मलिकपुर आएगा। पर वो कहाँ जानता था कि यहाँ आने पर उसे खुद इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा कि उसकी जान पर बन आई थी। ऊपर वाले का शुक्र था कि अग्रिमा और अनुराग तक सिर्फ धुआं पहुंचा था, आग नहीं। अर्जुन की नज़र जैसे ही वहां चारपाई पर लेटे अग्रिमा और अनुराग पर पड़ी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वो तुरंत ही तेज कदमों से अग्रिमा की तरफ चल दिया, लेकिन उसकी धड़कनें किसी अनजाने डर से बहुत तेज हो गई थी। डर का एहसास आज अर्जुन को छू गया था। अग्रिमा अथर्व बेहोशी में थी और अर्जुन अर्ध होश में। इन सब में अर्जुन को देखकर कोई खुश था तो वो था अथर्व। वो तुरंत अर्जुन के पास आया और उससे कहा, थैंक गॉड अर्जुन, तू आ गया। भाभी नीड्स सीपीआर। अथर्व की बात से अर्जुन पूरे होश में आ और बेचैनी से बोला, क्या हुआ इसे? वो पूछना तो अनुराग के बारे में भी चाहता था, लेकिन अग्रिमा के अलावा वो किसी की खैर खबर ले नहीं पाया। अथर्व ने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स, शी इज़ ओके नाउ, तू सीपीआर दे, हम उसके बाद बात करते हैं।
अर्जुन ने एक नज़र वहाँ निस्तेज सी लेटी अपनी सनशाइन को देखा तो उसका कलेजा फटने को आया था। उसने हिम्मत करके अग्निमा के पास जाकर CPR देने के लिए उसके सिर को सही स्थिति में किया और फिर अपने दोनों हाथों को मिलाकर अग्निमा के दिल के पास रखकर वहाँ प्रेस किया। फिर रेस्क्यू ब्रेथ देने के लिए उसकी नाक को बंद करके उसके मुंह को खोलकर अपने होठों से आगे की प्रक्रिया की। मैंने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, खुली हवा और CPR की वजह से अग्निमा अब शायद बेहतर महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने अर्जुन का हैंडसम लेकिन गंभीर और चिंतित चेहरा नजर आया। अर्जुन ने जैसे ही अग्निमा को आंखें खोलते देखा तो उसकी जान में जान आ गई। उसने तुरंत ही बेचैनी से कहा, तुम ठीक हो? क्या हो गया था तुम्हें? अग्निमा को अर्जुन के यहाँ होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और फिर वो अर्जुन के गुस्से से भी अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए वो बस वो कर रही थी। तो अर्जुन ने उससे कहा, तुमने क्या सोच रखा है कि मैं जब भी यहाँ आऊँगा तुम मुझे बेहोश ही मिलोगी? अर्जुन की बात सुनकर अग्निमा को सहसा ही पंचायत वाला दिन याद आ गया जब अर्जुन के प्रपोजल के बाद अग्निमा बेहोश हो गई थी। अथर्व ने अग्निमा और अनुराग के वाइट्स चेक किए तो लगभग सब ठीक ही था। तब तक अर्जुन की पैनिक नजरें उस कंबल को देख चुकी थी जो कई जगह से जल चुका था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो ऊपर कमरे की दीवारों से निकल रहे हल्के धुएं को देखकर उसकी निगाहें वहीं थम गई। इसका मतलब सनशाइन के कमरे में आग। इसके आगे वो सोच भी नहीं पाया। उसके दिल ने इसके आगे कुछ सोचने की इजाज़त ही नहीं दी। अग्निमा अब तक चारपाई पर बैठ चुकी थी और अर्जुन ने बिना किसी की मौजूदगी की परवाह करते हुए उसे हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए अपने सीने से लगा लिया था। अग्निमा सब घर वालों के सामने सहज तो नहीं थी पर अर्जुन को वो खुद से अलग भी नहीं कर पाई। अर्जुन की बेचैनी अथर्व समझ रहा था लेकिन उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया तो अर्जुन ने अग्निमा से अलग होकर एक गहरी सांस ली। अथर्व ने अर्जुन से कहा कि अग्निमा को अभी प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है तो अर्जुन ने उसे आराम करने को कहा। अग्निमा शारदा जी के कहने पर उनके कमरे में चली गई और अर्जुन तुरंत अनुराग की तरफ मुड़ गया और बोला, तुम्हें भी आराम करना चाहिए लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि क्या हुआ था। अनुराग ये सुनते ही धम से चारपाई पर बैठ गया और बाकी सबको एक नज़र देखकर उसने अपनी निगाह अपनी माँ राखी जी और अपने मामा पर टिका दी। सब अनुराग के बोलने का इंतजार कर रहे थे पर अर्जुन ने उसकी आंखें पढ़ ली थी और अब अर्जुन की आंखें वही आग उगल रही थी जो कुछ देर पहले अग्निमा के कमरे में लगी थी। हालांकि कमरे की आग से अग्निमा तो बच गई लेकिन अर्जुन की आग से बचना लगभग नामुमकिन है। अर्जुन ने हेनरी की तरफ देखा तो हेनरी ने अनुराग के मामा की कनपट्टी पर गन रखते हुए उसे घुटनों पर झुका दिया। ये देखते ही सब अर्जुन को हैरानी से देख रहे थे और अनुराग ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। आग लगने के बाद जब अग्निमा और अनुराग कमरे में खुद को बचाने के रास्ते तलाश रहे थे उस वक्त राखी जी और उनका भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे कि अनुराग वहां कैसे आ गया। उन्होंने तो अग्निमा को मारने का प्लान किया था। अनुराग सब सुन चुका था और उसने सब हिम्मत करके सबको ये बता दिया था कि ये सब उसकी माँ और मामा का किया धरा है। किसी के कुछ भी कहने से पहले ही अर्जुन तुरंत अनुराग के मामा केशव के पास गया और उसे कॉलर से पकड़कर उठाते हुए उसके चेहरे पर कई सारे थप्पड़ लगातार जड़ दिए। 2 थप्पड़ तो उल्टे हाथ से भी खींच कर मारे और फिर उसके जबड़े को कसकर पकड़कर उससे कहा, हिम्मत कैसे हुई तेरी? उसकी जान लेने का ख्याल तक भी कैसे आया? और अब जब इतनी हिमाकत तूने कर ही दी है तो मेरा वादा है तुझसे, आज के बाद तुझे हर रोज़ अपने इस ख्याल का पछतावा होगा। उसने केशव को अपने गार्ड्स के सामने फेंक दिया और गार्ड्स को उठाकर ले गए। राखी जी की तो हालत खराब हो चुकी थी। अर्जुन के रौद्र रूप को कुछ देर पहले देख ही चुकी थी। अपने भाई के दोनों गालों पर उसके हाथ की 5 उंगलियां छपी हुई थी। होठ के किनारे फटकर खून निकल रहा था। राखी जी के डर के मारे पैर कांप रहे थे। जान बस निकल
ही गई थी जब उन्होंने देखा कि अर्जुन बिल्कुल उनके सामने खड़ा है। अर्जुन के चेहरे के भाव देखकर कोई भी बता सकता था कि उस औरत को जिंदा छोड़ने में अर्जुन की कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाते हुए राखी जी से पूछा, क्यों किया ऐसा? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? उसने अग्रिमा तो कभी तुमसे एक शब्द तक नहीं कहा। वो पागल लड़की तो अभी तक भी इस वहम में जी रही थी कि शायद तुम कभी सुधर जाओ। वैसे तो मैं तुम जैसों की फितरत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे सुधरने के कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचकर चुप था कि शायद उसका विश्वास तुम्हें जीत ले, शायद उसकी अच्छाई, उसकी सच्चाई, उसकी मासूमियत तुम्हें जीत ले। लेकिन अब नहीं, अब अग्रिमा के हिसाब से नहीं, अर्जुन के हिसाब से फैसला होगा। राखी जी के तो आज अपना अंत नजर आ रहा था। अर्जुन काल बनकर उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। उसने एक नज़र अपने और अग्रिमा के पूरे परिवार को देखा तो सबकी आंखों में एक आक्रोश नजर आया। अर्जुन ने कुंज से कहा, पुलिस को बुलाओ। अगर ये औरत कुछ वक्त और मेरी आंखों के सामने रही तो मैं इसे खुद गोली मार दूंगा। ये कहकर वो जाकर चौपाई पर बैठ गया। अर्जुन के हटने के बाद राजवीर ने राखी जी के पास आकर कहा, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया राखी कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की कि तुम मेरी बेटी से प्यार करो। कभी तुम उसकी माँ तो क्या, सौतेली माँ तक नहीं बन पाई, लेकिन आज उसकी जान लेने की कोशिश करके तुमने माँ के नाम को शर्मसार कर दिया है। राजवीर जी ने आज पहली बार अपने दिल का सारा गुब्बार बाहर निकालते हुए राखी जी को बहुत कुछ सुनाया और आखिर में उसकी बेटी की जान लेने की कोशिश के एवज में उन्हें कस कर 2 थप्पड़ जड़ दिए। अर्जुन के दिल को बहुत ही चैन मिला था। राखी जी को पीटते देखकर मर्यादा के चलते वो खुद ये नहीं कर पाया था ना। आज तो वो जाते हुए राजवीर जी के पैर 2 बार छूकर जाने वाला था। राजवीर जी एक और थप्पड़ मारने ही वाले थे कि अग्रिमा उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। राखी जी को अग्रिमा को देखकर आज पहली बार अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि आज उनके प्राणों की रक्षा बस अग्रिमा कर सकती है। राजवीर ने थोड़ी सख्ती से कहा, हट जा अमू। अग्रिमा ने ना में सिर हिलाया तो अर्जुन ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे राजवीर जी और राखी जी के बीच से हटाते हुए कहा, पापा आप कंटिन्यू कीजिए, इसे अग्रिमा को मैं संभालता हूँ। अग्रिमा ने अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, पर अर्जुन की पकड़ के सामने उसकी सारी कोशिशें फेल थी। अर्जुन बस अग्रिमा की छटपटाहट देखकर मुस्कुरा रहा था और राजवीर ने गुस्से में खुद को रोकते हुए भी एक थप्पड़ और तो राखी जी को लगा ही दिया था। अग्रिमा ने अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अर्जुन से थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, अर्जुन प्लीज़ हाथ छोड़ ये मेरा। अग्रिमा के मुंह से अर्जुन ने जैसे ही अपना नाम सुना वो हैरानी से अग्रिमा को देखने लगा और बेख्याली में उसकी पकड़ अग्रिमा के हाथ पर ढीली पड़ गई और इस बात का फायदा उठाकर अग्रिमा ने झट से अपना हाथ छुड़ाया, राखी जी के आगे आकर खड़ी हो गई। सब लोग अग्रिमा को अब भी राखी जी की फिक्र करते देख हैरान थे। अग्रिमा ने अपने पापा से कहा, पापा ये गलत है, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। राजवीर जी के कुछ कहने से पहले ही तेजवीर जी ने गुस्से और चिढ़न से कहा, नहीं हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि आरती उतारनी चाहिए थी, ताकि ये अगली बार फिर से कोशिश करे और इसकी हरकतें तुम्हारी या अनुराग की जान ले ले। अग्रिमा ने अपने चाचू को बेबसी से देखते हुए कहा, सब मसले हाथों से नहीं सुलझते चाचू, बात करके भी हल निकाला जा सकता है ना। अग्रिमा को राखी जी का पथ लेते देख जगत राज जी ने उसे और बाकी सबको बताया कि किस तरह राखी जी ने बचपन में भी अग्रिमा की जान लेने की कोशिश की थी, तो सब ये जानकर दंग रह गए। जगत राज जी ने अग्रिमा से कहा, अमू एक गलती पर माफ़ी या मौका दिया जा सकता है, पर बार बार गलती दोहराने पर, और क्या ये गलती थी? नहीं बेटा, किसी की जान लेना ये कोई गलती नहीं है और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो।
राजवीर जी ने भी अग्रिमा की तरफ से कोई जवाब न पाकर उससे कहा, अमू, ये औरत कभी तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। अग्रिमा ने उन सब की बात सुनकर बस इतना ही कहा, मेरी नहीं तो क्या हुआ, अनुराग की माँ तो है न ये, और मैं अपने भाई से अपनी माँ नहीं छीनना चाहती, और वैसे भी दादाजी, मैं तो यहाँ से कुछ दिन बाद चली ही जाऊँगी। अनुराग ने अग्रिमा के पास आकर उससे कहा, तू भूल रही है अम्मू कि इसी माँ की वजह से मैं भी मौत के मुंह से में पहुंच गया था। अग्रिमा ने अनुराग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पुत कपूत हो सकता है अनु, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। वो तेरे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, वो तुझसे प्यार करती है, तेरे लिए चाहे जैसी भी हो, पर तेरी तो माँ है ना, और माँ के बिना रहना क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अग्रिमा का दर्द तो सबको महसूस हुआ, पर सबसे ज़्यादा बेचैनी हुई तो वो हुई अर्जुन और शारदा जी को। अर्जुन को अपनी जान के लिए बुरा लग रहा था, और शारदा जी उन्हें आज खुद से नफरत हो रही थी कि वो दादी होकर अग्रिमा को माँ का तो क्या, दादी का प्यार भी नहीं दे पाई। अनुराग ने अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश की कि राखी जी ने कभी भी उसकी माँ होने का फर्ज नहीं निभाया, उन्होंने उसे सिर्फ हमेशा उल्टी और गलत बातें ही सिखाई। अनुराग ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसने माँ का प्यार सिर्फ और सिर्फ अग्रिमा से ही पाया है, जिसने उसे न सिर्फ लाड लड़ाए बल्कि सही और गलत का ज्ञान भी दिया। अग्रिमा सहजता से सबके तर्क के जवाब देती जा रही थी, और बाकी सब उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि राखी जी को एक बार तो सज़ा और सबक मिलनी ही चाहिए। अब तो राखी जी को भी हैरानी हो रही थी कि क्यों ये लड़की आज उनके लिए लड़ रही है। अथर्व ने अर्जुन को इशारा करते हुए कहा कि अब उसे ही कुछ करना होगा, तो अर्जुन ने अग्रिमा के सामने आकर कहा, कई बार प्यार और सब्र वो सब नहीं कर पाता अग्रिमा जो एक थप्पड़ कर देता है। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ मौक़ों पर सबकी भलाई के लिए सख्त फैसले भी ज़रूरी होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सब लोग मुझे कार्तिक फूफा जी को माफ़ करने के लिए भी कह देते। आखिर वो भी अनन्या और तनिष्क के पापा थे, लेकिन इस वक्त वो सख्त फैसला ज़रूरी था। वैसे ही आज ये फैसला भी ज़रूरी है, और तुम्हें यह बात समझनी होगी कि पूरी दुनिया को प्यार से नहीं जीता जा सकता। अर्जुन अब हैरानी से अपनी बीवी को देख रहा था कि इतना समझाने के बाद भी ये लड़की समझने को तैयार नहीं है। हालांकि अग्रिमा के चेहरे पर अब उलझन जरूर आ गई थी। अर्जुन की बातों ने अग्रिमा के दिल में हलचल मचा दी थी। वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या सच में राखी जी को मौके की नहीं बल्कि सज़ा की ज़रूरत है। अर्जुन ने अब दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचकर अग्रिमा से कहा, अगर कोई मुझे जान से मारने की कोशिश करे तो तुम उसे उतनी ही आसानी से माफ़ कर दोगी जितनी आसानी से तुम आज इस औरत को माफ़ करने को तैयार हो। अर्जुन के मुंह से ये बात सुनते ही अथर्व ने मुस्कुराते हुए अपनी मॉम से कहा, एंड अर्जुन विंस, इससे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अग्रिमा के लिए अर्जुन का सवाल एक आईना था जो अर्जुन से उसे दिखाया था। अग्रिमा अर्जुन के सवाल को सिर्फ सुनकर ही घबरा रही थी, और अर्जुन ने तो इस हकीकत को जिया था। अग्रिमा को अब समझ आ गया कि अर्जुन राखी जी को क्यों माफ़ नहीं कर पा रहा। अगर किसी ने अर्जुन के साथ ऐसा करने की कोशिश की, वो खुद भी कभी किसी ऐसे इंसान को माफ़ नहीं कर पाएगी। माफ़ करना तो दूर, सिर्फ इतना सोचकर उसकी सांसें रुकने लगी थी। अर्जुन उसकी हालत समझ गया था, जानता था कि उसकी सनशाइन उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने अग्रिमा से कहा, रिलैक्स, मुझे चोट पहुंचाने का ख्याल तक अपने दिमाग में लाने वालों के लिए मैं खुद ही यमराज हूँ।